दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है चाइना को लेकर बाइकॉट क्या पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है। इंशाल्लाह ताला आज के इस लाइफ में हम बात करेंगे और इस बात की कोशिश करेंगे कि हम समझें कि आखिर चाइना को लेकर हिंदुस्तान की क्या परेशानी है और परेशानी के साथ साथ क्या हम इसे क्या ये बाइकॉट मुमकिन है या नहीं है। इंशाल्लाह ताला उस पर हम बात करेंगे और दीगर जो भी बातें रहेगी इंशाल्लाह ताला सवालात वो जवाबात वो भी इंशाल्लाह ताला आखिर में अख्ताम में हम बात करेंगे जरूर। तो सबसे पहले आज के इस लाइव को शुरू करने के साथ मैं इस बात की तरफ तवज्जो दिलवा दूं कि चाइना को जो हम एक्सपोर्ट करते हैं और चाइना से जो हम इंपोर्ट करते हैं वो हमारे एक्सपोर्ट का डबल होता है। अब उसके अंदर बहुत से परसेंटेजेस भी बताए जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर परसेंटेज डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि वैल्यू अगर हम बात करेंगे तो वैल्यू को लेकर एक नया डिस्कशन शुरू हो जाएगा और कोई लोग अलग अलग सवाल करेंगे और लोग अलग अलग बात करेंगे कि ये वैल्यू सही है या गलत है। लेकिन ये मोटी मोटी बात आप समझ जाइए कि चाइना को हम जितना एक्सपोर्ट करते हैं उसका डबल हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। तो चाइना को आखिर हम क्या इंपोर्ट करते हैं और क्या एक्सपोर्ट करते हैं उस पर भी हम बात करेंगे। तो एक बात जहन में रखिए कि इंडिया के अंदर सबसे अहम बात यह है कि इंडिया के अंदर लोग सस्ता इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, लेकिन इंडिया की सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि इंडिया में जो है सस्ता बनता नहीं है। तो लिहाजा जहां से सस्ता बन रहा है वहां से हम इंपोर्ट कर रहे हैं और सस्ता जो बन रहा है वो सस्ता चाइना बना रहा है। और चाइना के सस्ता बनाने का सबसे बड़ा राज है इलेक्ट्रिसिटी। वहां पर जो पावर दिया जाता है वो सब्सिडाइज्ड होता है, लेकिन हमारे यहाँ के मुकाबले में वहां पर पावर सस्ता मिलता है और वहां पर सब्सिडी ज्यादा मिलती है। हुकूमत की 100% वहां पर तवज्जो तिजारत है, बिजनेस है, इसीलिए चाइना में सस्ती से सस्ती चीज बनती है। इसी वजह से सारी दुनिया में चाइना का अपना गलबा है और खासतौर से इंडिया में भी अगर हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को अगर ले लिया जाए तो इंडिया में जो इंपोर्ट होता है वो हमारे एक्सपोर्ट के मुकाबले में डबल होता है। तो सबसे पहली बात यह है कि इंडिया के अंदर लोग चाइनीज के जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा खरीदते हैं और ये भी आप अपने जहन में रखिए कि इंडिया भी गरीब नहीं है। इंडिया भी $500 बिलियन का अपने पास फॉरेक्स जो है वो रखता है। और दूसरी बात, जो गरीब से गरीब कस्टमर्स हैं इंडिया के अंदर वो 100% चाइना के ऊपर डिपेंड है। और एक बात, अगर पनिशमेंट की अगर हम बात की जाए तो इस पनिशमेंट को लेकर अगर हम बाइकॉट की बात करते हैं तो वो पनिशमेंट चाइना को नहीं होगा बल्कि वो पनिशमेंट इंडिया को ही होगा और इससे बुरी तरह मुतासिर चाइना नहीं होगा बल्कि इंडिया ही होगा। एक छोटी सी बात, इसी असना में जो हिंदुस्तान और चाइना के जो ताल्लुकात बिगड़े हैं, इस ताल्लुकात में तीसरी तरफ एक फायदा बांग्लादेश ने उठाया। आइए उस पर भी हम बात करते हैं कि बांग्लादेश ने कैसे फायदा उठाया। दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान के अंदर जो अगर हम फैक्ट्स एंड फिगर्स की अगर बात करें तो फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात अगर करते हैं तो इंडिया और चाइना टूरिज्म की मैं मिसाल को लेकर बताऊंगा, क्योंकि टूरिज्म का यहां पर मैं तस्करा इसलिए कर रहा हूं कि बहुत से लोग चाइना को जाते हैं तो कोई घूमने के लिए जाते हैं तो कोई लोग जो है चाइना को खरीदारी के लिए जाते हैं। तो 1981 के फिगर्स आते हैं। 1981 में तकरीबन 1371 अराइवल्स हुआ करते थे चाइना में, लेकिन आज वो 1981 के बाद 2018 यानी 80 का दौर ले लीजिए, 90 का दौर ले लीजिए, 40 साल यानी अप्रोक्सीमेटली 40 ईयर्स के बाद आज चाइना के अंदर जो मेनलैंड चाइना है वहां पर जो 8th लार्जेस्ट मार्केट माना जाता है मेनलैंड चाइना को, वहां पर जो इंडियंस का जो अराइवल जो कैलकुलेट किया गया था 2018 में तकरीबन 2.8 लाख अराइवल देखा गया था। यानी 40 साल पहले 1300 और 40 साल के बाद 2.8 लाख। और इसके अंदर भी एक फिगर ये दे दिया गया था कि 48% लोग खरीदारी के लिए चाइना जाते हैं इंडिया से और 48% लोग घूमने फिरने के लिए चाइना को जाते हैं। तो दोस्तों बांग्लादेश की मैं बात कर रहा था कि हिंदुस्तान और चाइना के जो ताल्लुकात बिगड़े हैं और इस ताल्लुकात के बिगड़ने के बाद आपको मालूम होना चाहिए कि एक तीसरे आदमी ने इसका फायदा उठा लिया और वो तीसरा जो मुल्क था वो था बांग्लादेश। आपको ये सुनकर ताज्जुब होगा कि इसी असना में जो इंडिया और चाइना के जो ताल्लुकात इस जून के महीने में जो बिगड़ना शुरू हुए और बॉर्डर के ऊपर जो हालात बिगड़े, हालांकि प्राइम मिनिस्टर मोदी का कहना यह है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ हुआ है। खुद ये हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का जो बयान है, डिफेंस मिनिस्टर नहीं है कोई और है, हाँ डिफेंस मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की बात कर रहा हूं मैं, तो दोनों के जो स्टेटमेंट आए हैं वो मोदी जी के स्टेटमेंट से मैच नहीं करते हैं।
तो इसी असना में हुआ ये कि बांग्लादेश भी प्रोडक्शन के मामले में नंबर 1 माना जाता है। बहुत बड़े एशिया के अंदर अगर मैक्सिमम जो एक्सपोर्ट्स का मामला या फिर मैन्युफैक्चरिंग का मामला अगर देखा जाए तो बांग्लादेश का भी पाया जाता है। इंडिया और चाइना के दरमियान चाइना ने इंडिया से, देखिए बांग्लादेश अलग हुआ था इंडिया की वजह से पाकिस्तान के साथ, लेकिन चाइना ने बांग्लादेश को भी इसी असना में अपने से खरीब कर लिया। खरीब क्या कर लिया, एक तरफ तो इंडिया के साथ ताल्लुकात बिगड़े और चाइना ने बांग्लादेश को खरीब यह कहकर किया कि तकरीबन 5161 प्रोडक्ट्स, 5161 प्रोडक्ट्स बांग्लादेश के, उसे 0% टैरिफ बेनिफिट्स के साथ वहां पर ड्यूटी फ्री एक्सेस कर दिया गया है कि अब आप बांग्लादेश के प्रोडक्ट्स चाइना के मार्केट में ले जाकर बेच सकते हैं। अब आप बताइए कि अगर बाइकॉट भी होता है तो हमारा इंपोर्ट जो है, इंपोर्ट हम डबल करते हैं जबकि एक्सपोर्ट के मुकाबले में, तो अब बांग्लादेश का मार्केट जाकर चाइना के अंदर बांग्लादेश के लोग पैसे कमाएंगे। अब आप बोलेंगे कि इससे फर्क क्या पड़ता है? मेरे भाई, इससे फर्क बहुत पड़ता है। इसका ताल्लुक आपसे और मुझसे भी है। आपसे और मुझसे इसलिए है कि इसका ताल्लुक हमारी अपनी इकोनॉमी से है, इसका ताल्लुक हमारी अपनी महंगाई से है। जब हमारे पास कोई मैन्युफैक्चरिंग होगी नहीं तो जीएसटी कहां से आएगा? जीएसटी नहीं आएगा तो फिर हुकूमत के खजाने कैसे भरेंगे? इसका ताल्लुक आपकी हमारी नौकरियों से है, जॉब नहीं मिलेगा। बड़ी बड़ी कंपनियां जो है, जब बांग्लादेश से खरीदारी की जाएगी, हिंदुस्तान से कोई चीज ली नहीं जाएगी, बाइकॉट के नाम पर हम कह रहे हैं हम तुम्हारी चीज बाइकॉट नहीं करेंगे, जबकि हम जो भेजाते हैं वो एक हिस्सा है, जबकि जब हम मंगाते हैं वो 2 हिस्से हैं। इसके साथ करेंसी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, हमारे एक्सपोर्ट्स पे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। तो ये चीजें सीधा सीधा हमें मुतासिर करने वाली है। तो जो लोग टीवी फोड़ रहे हैं या फिर जो लोग, एक मिनिस्टर का भी मैंने, रामदास अठावले का भी मैंने एक स्टेटमेंट देखा, उन्होंने कहा कि अब हम चाइनीज फूड नहीं खाएंगे। ये चिचोरेपने की इंतहा, यानी आप एक हुकूमत में रहने के बाद इंसानी जिंदगियों के साथ आप मजाक कर रहे हैं। और मुझे अफसोस भी इस बात का होता है कि हमारे मुसलमान भी तामीरी काम करने के बजाय तखरीबी कामों में अपनी तमाम तर तवज्जो लेकर चले जाते हैं। कोई उसकी टांग के पीछे पड़ा है, कोई उसके पीछे पड़ा है, कोई एक मौलाना के पीछे पड़ा है, कोई एक टीवी डिबेट वाले के पीछे पड़ा है। टीवी डिबेट की भी अगर आप बात ले लें, न्यूज 18 का जो अमेश देवगन का मामला था, चाइना से उनको माइंड डाइवर्ट करना था, तो लिहाजा उस कुत्ते के बच्चे को कहा गया और उस कुत्ते के बच्चे ने क्या कर दिया कि एक ऐसा जुमला इस्तेमाल कर दिया जहां पर बैठकर शह दिलाने वाले भी हमारे पास के ही लोग थे, वो दे दिया गया। उसके बाद सब लोग पीछे लग गए, चलो एफआईआर हो गया, फिर उसने आ गया माफी मांग लिया, फिर उसके भी तायद में 2-4 लोग आए, आके बोले माफ कर दिए, उसने माफी मांग लिया। तो ये सीधा सीधा ये माइंड डाइवर्जन गेम खेला गया और इस माइंड डाइवर्जन गेम का हिस्सा हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान हैं। और अफसोस का मुकाम यह है कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया और इंडिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ मुसलमान सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर बनकर रह गए। हम लोग सिर्फ इस्तेमाल करने वाले, हम लोग सिर्फ, अगर एक तादाद देखी जाए तो हमारे पास एक तादाद सिर्फ और सिर्फ रिटेलर की है। ना हम लोग होलसेल के अंदर हमारा कोई मुकाम है, ना हमारा कोई मुकाम मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है। देखिए, चाइना ने 1965 के बाद 4 दहों के बाद की बात मैं कह रहा हूं कि 4 दहों के बाद आज हिंदुस्तान के साथ उसकी टकराव की बात आई। वो लड़ाई झगड़े में नहीं था, उसका दिमाग एक ही जगह चाइना का था कि वो मुझे जो है पैसा कमाना है, मुझे दुनिया पे राज करना है। और राज किस तरीके से करना है? पैसे से करना है। चाइना हथियार नहीं बनाता है, लेकिन आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि चाइना से हमारे पास जो इंटरमीडिएटरी, देखिए एक फिनिश प्रोडक्ट अलग आता है, एक इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट अलग आता है। इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट ऐसा होता है कि चाइना से लाया जाता है और हमारे पास उसे एक फाइनल फिनिश दी जाती है। वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स में इलेक्ट्रिकल है, न्यूक्लियर रिएक्टर है, फर्टिलाइजर है, आपके जो खेतों में इस्तेमाल होने वाला है, ऑप्टिकल के प्रोडक्ट्स है, ऑर्गेनिक केमिकल्स है। ये इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट्स जो है आज चाइना पे हम डिपेंड करते हैं। आपको ताज्जुब होगा सुनकर। अब हम देते क्या है चाइना को, वो भी सुन लीजिए कि आखिर चाइना को ऐसी कौन सी चीजें जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, जिसके अंदर सबसे बड़ा जो शेयर आता है, यानी 53% का जो शेयर आता है वो आयरन ओर का आता है। यानी जो खाम लोहा होता है वो, क्योंकि अब जमीन से निकलता है, इंडिया में कोई चीज बन तो नहीं रही, लेकिन हम जमीन से खोद रहे हैं और वो भी उसके भी ठेके किसके पास है उसके बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है, कौन से खानदानों के पास उसके ठेके वो निकालते हैं। और 53% शेयर ऑफ टोटल एक्सपोर्ट टू चाइना इज आयरन ओर। उसके अलावा दूसरी चीजें क्या देते हैं? स्टील है या फिर ऑर्गेनिक कुछ केमिकल्स है, कॉटन है, हमारे पास कॉटन वगैरह अच्छा निकलता है और फार्मा के अंदर इंडिया का कुछ एक अपना अच्छा मुकाम है। तो ये चीजें हम चाइना को देते हैं, लेकिन हम जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स है या फिर फिनिश प्रोडक्ट्स हम जो लेते हैं उसके अंदर स्मार्टफोन है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, फर्टिलाइजर्स है, हत्ता कि मेट्रो रेल है आपके पास, आपके शहर में, आपके हिंदुस्तान की गली गली में जो मेट्रो रेल दौड़ रही है वो भी चाइना के ऊपर आप डिपेंड करके हैं। हत्ता कि आपका सरदार जी का स्टैचू भी चाइना के ऊपर है, कोचेस है, आयरन है, स्टील है, जो फाइन फिनिश प्रोडक्ट्स है। तकरीबन जो है 2000 के बाद, 2000 के बाद 2020 में अगर हम 20 साल के बाद अगर देखते हैं तो
45% जो है हमारा जो डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर वो बड़ी है। 45% डिपेंडेंसी इंडियंस की बड़ी है चाइना के ऊपर। क्यों? देखिए, ऐसी बात नहीं है कि हिंदुस्तान के अंदर हमारे पास लोगों के पास है कैपेबिलिटी नहीं है, हमारे पास लोग काम नहीं जानते, हमारे पास लोगों के पास हुनर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज है, बिला लिहाज मजहब व मिल्लत हिंदुस्तान के पास हर एक फर्द के पास हुनर मौजूद है, बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन हुकूमत की तरफ से हमें जो मदद मिलनी चाहिए, जो रियायतें मिलनी चाहिए, चाहे वो पहले की हुकूमतें हो या फिर आज की हुकूमत हो, हमें कोई रियायतें नहीं देती है। चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का मामला हो, अभी लॉकडाउन के अंदर जो इंडस्ट्रीज वगैरह जो बंद थे, एक एक इंडस्ट्रीज को बंद रखने के बावजूद भी 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख का इलेक्ट्रिक का बिल आया। जबकि दूसरे मुमालिक के अंदर अगर देखा जाए तो दूसरे मुमालिकों ने इनकम टैक्स तक लोगों का वापस कर दिया, लोगों के पास उनके अकाउंटों में कई डॉलर्स डाल दिए गए। यानी हुकूमतें अवाम की मदद के लिए आगे आए, चाहे वो यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज की मैं बात कर रहा हूं, चाहे वो अरब हो या फिर हमारा अपना जो एशियन कंट्रीज हो। यहां पर तो किसी किस्म की हुकूमतों की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। 500 रुपए किसी ने दिया, 1500 रुपए किसी ने दिए, और उसके साथ हुआ यह कि लाइट के बिल के अंदर डाल के 2 टाइम्स 3 टाइम्स हमारे पास हुकूमतें वसूल करने की कोशिश कर रही है। तो ये तमाम तर हालात क्यों पेश आए? क्योंकि हमारे पास बिजनेस नहीं है, हमारे पास इंडस्ट्रीज नहीं है, हमारी इकोनॉमी खराब, और हमारे पास हुकूमतों की तवज्जो हिंदू मुस्लिम पे, हमारे पास हुकूमतों की तरफ तवज्जो सिर्फ और सिर्फ जमीनात, कब्जे, वक्फ, खबरस्तान, बस हमारे पास तरजीहात इतनी है कि हमारे पास हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा अगर कारोबार कोई माना जाता है तो वो रियल एस्टेट का माना जाता है। यानी जमीन अल्लाह की और बेच के खाने वाले अब्दुल्ला और कमाने वाले लोग, यानी जमीन का जो कारोबार है दैट इज नॉट ए बिजनेस। लोगों की जरूरियात के लिए अगर चीजें हुकूमत अगर मदद करती है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की शक्ल में उन्हें सब्सिडी देती है, तो हमारे पास भी घर घर जो एक छोटी छोटी इंडस्ट्री कायम हो सकती है। हमें चाइना पे डिपेंडेबिलिटी की जरूरत नहीं आ सकती है। आज हमारे कुछ नौजवान टिकटॉक को अनइंस्टॉल करने की बात करें, टिकटॉक को अनइंस्टॉल, मैं टिकटॉक की भी बात आपसे कर दूं कि टिकटॉक को जो आप अनइंस्टॉल की बात कर रहे हैं, आपको ताज्जुब होगा कि 165% जो इंक्रीज हुआ है डाउनलोड का पूरी दुनिया के मुकाबले में, इंडिया में 165% टाइम्स जो है इंडिया में जो टिकटॉक है उसका इस्तेमाल बढ़ा है। क्या आप अनइंस्टॉल करने की बात कर रहे हैं? पूरे हिंदुस्तान के अंदर नौजवानों को जो है 6 नंबर के बना के मुजरा करने पे पूरे हिंदुस्तानियों को लगा दिया गया है। मैं देखिए, मेरे इस लाइफ के जरिए मैं आपको झिंझोड़ना यह चाहता हूं कि आपकी तवज्जो क्या होनी चाहिए कि गुर्बत कुफ्र तक ले जाती है। काफिर को छोड़ दीजिए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, उसका क्या होने वाला नहीं होने वाला है, लेकिन हमारी तवज्जो गुर्बत हटाने के बजाय हमारी तवज्जो लायानी चीजों के पीछे पड़ी है। हमारी तवज्जो फेसबुक पर बैठकर एक दूसरे की चिट्ठियां उछालने में लगी हुई है। हमारी तवज्जो पूरी की पूरी जो है किसी के पीछे टॉन्टिंग करने की लगी है। हमारी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ किसी सियासी पार्टी का झंडा पकड़ने में लगी है। हमारी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ सियासी पार्टियों के पोस्टर लगाने के पीछे पड़ी है। इसके अलावा और क्या है बताइए? कोई बीजेपी का भक्त बना है तो कोई दूसरी पार्टी का भक्त बन के फिर रहा है, कोई ट्विटर पर बैठकर उसकी ट्रेंडिंग चला रहा है तो कोई ये चला रहा है। जबकि काम तो ये होना चाहिए था कि हुकूमतें हमारी मदद करती और आज हम अपने बलबूते पर ठहर जाते और चाइना से हमारी डिपेंडेबिलिटी नहीं होती। पॉसिबल और इम्पॉसिबल का जो मैंने उन्वान दिया है, मैं वही आपको समझा रहा हूं कि इम्पॉसिबल क्यों है। पॉसिबल उस वक्त होगा जिस वक्त आप अपनी कमर बांधे और हुकूमत आपके साथ आकर ठहरे। हुकूमत आपसे कहे कि हम आपको लोन देंगे, इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे, अगर हुकूमत इस चीज के लिए आगे आए तो आप ठहर सकते हैं। हत्ता कि एग्रीकल्चर के मामले में आज इंडिया के अंदर इजराइल का कब्जा हो चुका है। आपका अपना एग्रीकल्चर कुछ नहीं है। रिलायंस स्मार्ट ने आपके खेतों के खेत खरीद लिए हैं, वहां पर सिर्फ आप मजदूर बनकर काम करते हैं, तरकारी जो निकलती है वो रिलायंस स्मार्ट के ऊपर चले जाती है। तो मैं बांग्लादेश की बात कर रहा था, तो बांग्लादेश के अंदर 5161 प्रोडक्ट्स जो है उसे फ्री ट्रेड यानी ड्यूटी फ्री एक्सेस दे दिया गया है चाइना ने अपनी मार्केट के अंदर। ये हमारे लिए सबसे बड़ा अलमिया है कि सबसे पहले हिंदुस्तान के साथ जो दोस्ती नेपाल की थी, चाइना ने नेपाल की दोस्ती तो तोड़ दी। अपने माल के जरिए बांग्लादेश को भी हमारे से जो है हमसे दूर करने की कोशिश की है। अब आप बताइए, जो एनआरसी या एनपीआर वगैरह के जो हमारे यहाँ तमाशे चले, क्या ये जरूरी थे? क्या आज भी हमारे एक्टिविस्टों को, जैसे सफूरा जरगार है या फिर जो है शर्जील इमाम है, इन्हें जेल में डाला गया, क्या ये जरूरी है? लोगों के, हुकूमतों का काम लोगों के पेट के बारे में सोचना है, और मोदी हुकूमत ने लोगों के पेट के बारे में नहीं सोचा, बल्कि मोदी हुकूमत ने यह सोचा कि हम यहां पे एक हिंदू राष्ट्र कायम करेंगे। क्या करेंगे? भूखे लंगों का और भूखे पेट रहने वालों का हिंदू राष्ट्र कायम करेंगे।
आप चाइना को आंख दिखाने की बात करते हैं, छिप्पन इंच की बात करते हैं, जबकि पाकिस्तान की बात आती है तो आप कहते हैं कि हमने पाकिस्तान के ड्रोन को डालकर उड़ा दिया। जबकि चाइना की बात आती है तो वो कई किलोमीटर आपके अंदर गलवान वैली के अंदर आके घुस के आ गया, आप बोल रहे कि कुछ भी नहीं हुआ। तो ये सब बातें ये हिंदुस्तानियों को बेवकूफ बनाने के लिए, और हमें हमारा जो मामला है, हिंदुस्तान का जो मामला है, हम यहाँ के शहरी हैं, हमें फिक्रमंद होना चाहिए कि क्या हो रहा है। इस सिलसिले में एक बात और बता दूं कि RCEP यानी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप थी। इस पार्टनरशिप में जो है वियतनाम ने आगे बढ़कर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था यूरोपियन यूनियन के साथ, लेकिन हमारा हिंदुस्तान वहां पर भी पीछे छुट गया। यानी जो चीजें हमें आलमी पैमाने पर करनी चाहिए, जो चीजें हमें हिंदुस्तान को तरक्की देने के लिए करनी चाहिए, यहां पर इलेक्ट्रिसिटी को सब्सिडाइज कर इंडस्ट्रीज को और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। इसमें हमारी हुकूमत 100% नाकाम हो चुकी है, जिसके नतीजे में आज चाइना का आप बाइकॉट का नाम जरूर लेंगे, लेकिन बाइकॉट हमारे लिए इम्पॉसिबल है। दोस्तों, आपको यह भी मैं बता दूं कि चाइना जो है वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जिसके हम जीडीपी की बात करें तो $13.6 ट्रिलियन की उसकी अपनी जीडीपी है। और उसके मुकाबले में अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है नंबर 3 पे आता है एशिया में, वर्ल्ड में नहीं, एशिया में नंबर 3 पर आता है। और हमारी इकोनॉमी क्या है, $2.7 ट्रिलियन हमारी अपनी इकोनॉमी है। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो तकरीबन 2019 का एक डाटा यहां पर मुझे मिला है, वो है $4.14 बिलियन का हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। यानी हमारे पास धंधा करने के लिए हमारे खुद के पैसे भी नहीं है, हम फॉरेनर के पैसों के ऊपर टिके हुए हैं, बाहर के पैसे के ऊपर। जब वो पैसा निकाल लेंगे तो हमारे बैंक सूख जाएंगे। अक्सर आपने सुना होगा कि बैंक डूब गए, ये हो गया, शेयर मार्केट गिर गया। ये क्या है? ये सब चीजें पैसा निकालने के नतीजे में हुआ है। तो अब आइए उस जानिब भी हम तवज्जो देते हैं कि ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे पास, हम जिसके ऊपर डिपेंड हो गए, जिसके अंदर ओप्पो है, यूनो है और हायर है और साइक है, मीडिया है। ये लार्जेस्ट जो है चाइनीज ब्रांड्स है जो कि मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और इंडिया के अंदर, और इंडिया की भी कंपनी चाइना के अंदर जाकर काम कर रही है। अक्सर लोगों को मालूम नहीं है। हम ये समझते हैं कि ओप्पो है, वीवो है, ये तमाम तर चीजें जो है हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि हिंदुस्तान के अंदर अपना वजूद रखने वाली, चाहे वो अदानी हो या डॉक्टर रेड्डी लैब हो या जिंदाल हो या BML हो या हत्ता के BHEL, हत्ता के गोदरेज, अरोबिंदो फार्मा, ये तमाम तरह की अपने एस्टेब्लिशमेंट चाइना के अंदर पाए जाते हैं। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि चाइना के जितने इन्वेस्टमेंट कंपनीज है वो थ्रू एक अलग कंट्री के गेटवे के, चाहे वो सिंगापुर का गेटवे इस्तेमाल करें या हांगकांग का गेटवे इस्तेमाल करें या फिर मॉरिशस का गेटवे इस्तेमाल करें, ये थ्रू अदर गेटवेज इंडिया के अंदर जो कंपनीज चल रहे हैं, आप किस का बाइकआउट करेंगे? ये मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। टीवी फोड़ना इलाज नहीं है, टिकटॉक अनइंस्टॉल करना इलाज नहीं है। आप जाकर ये कहना है कि अब हम चाइनीज का जो है बंडी पे से खाना नहीं खाएंगे, उसका बाइकआउट करेंगे, ये इलाज नहीं है। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि चाइना के अलीबाबा और बहुत सारी कंपनीज ने अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग गेटवेज के थ्रू इंडिया के अंदर किन किन कंपनियों में अपना इन्वेस्टमेंट किया है। नाम सुन लीजिए, बिग बास्केट, बाइजूस जो बच्चे एप्लीकेशन वगैरह है जो एजुकेशन का, कोरियर की कंपनी डिलीवरी, फ्लिपकार्ट, मेक माई ट्रिप, ओला, ओयो, पेटीएम, पॉलिसी बाजार, क्विकर, स्नैपडील, जोमैटो और स्विगी। आप जो खाना मंगा के खा रहे हैं, हत्ता के स्विगी में भी चाइना का इन्वेस्टमेंट है। किसका बाइकआउट करेंगे? आपके बाइकआउट कहने से अगर चाइना ने और चाइनीज कंपनी से हाथ उठा लिया तो आप जीरो हो जाएंगे। ये बात याद रखिए। अभी भी वक्त है, हुकूमतों के पास अभी भी वक्त है। ये तमाम तर नाम मैंने आपके सामने पढ़कर बताए हैं। अक्सर लोगों को सिवाय जियो और ओप्पो के बारे में जानते हैं, लेकिन ये तमाम तर जो नाम, जो इन्वेस्टमेंट्स मैंने बात की है, इसका अपना अपना एक वजूद है। और आप बाइकआउट की बात तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन जब तक आप अगर बाइकआउट करने के बाद भी आपको कई साल लग जाएंगे अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेबिलिटी के लिए, अपने आप को डिपेंडेबल बनाने के लिए कई साल लग जाएंगे। लिहाजा आप उन्हें जवाब दें। लेकिन ये जो बाइकआउट की बात करना, ये अलग अलग जो स्टेटमेंट्स, इससे बेवकूफ मत बनाइए। और उनका बाइकआउट करें या ना करें, मेरा वो सब्जेक्ट नहीं है। मेरा सब्जेक्ट ये है कि आप हिंदुस्तान को एम्पावर करिए। कहां गई आपका वो कहने वाला जुमला कि हम जो है करोड़ों को नौकरी देंगे? नौकरी कहां से देंगे? एस्टेब्लिशमेंट नहीं है तो नौकरी कहां से लाएंगे आप? इंडस्ट्रीज नहीं है तो कहां से लाएंगे आप? अमेरिका की बातों में आकर ये तमाम तर चीजें तो कर रहे हैं, लेकिन आपके पास एस्टेब्लिशमेंट है कहां? आपके पास इन्वेस्टमेंट है कहां? अगर है
तो फिर लेके आइए, एस्टेब्लिशमेंट करिए, इन्वेस्टमेंट करिए, बैंकिंग के थ्रू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को इलेक्ट्रिसिटी की सब्सिडी के साथ वो पैसा कम करके, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का हमारी हुकूमतों की मजबूरी है कि हमारी हुकूमतें खुद कंपनियों को आगे बढ़ने का मौका देती है, और वो कंपनी जब इलेक्ट्रिसिटी बनाती है तो वो इलेक्ट्रिसिटी 5 रुपए यूनिट खरीदती है और हमें बेचती है, और ये कहती है कि हम सब्सिडी दे रहे हैं। हम वो नहीं करें, हम ये करें कि आप रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ तवज्जो दीजिए, आप ऑल्टरनेटिव सोर्सेस की तरफ आप तवज्जो दीजिए, वहां से आप इसे जनरेट कीजिए। ये हिंदू मुस्लिम बंद करिए, ये हिंदू राष्ट्र का हिस्सा बंद कीजिए, ये कैदियों को लेकर या फिर लोगों को लेकर या फिर आपकी अपनी सियासी रोटियों को अभी भी वक्त है, बंद कीजिए, वरना ये मुल्क के लिए बड़ा ही खतरा है कि आपकी अपनी सोच के जरिए कई लोग, खतरा इस बात से मैं कह रहा हूं कि खतरा इस बात का है कि लोग भूखे मरेंगे, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। भूख होती है, भूख का कोई मजहब नहीं होता, और जब लोग भूखे मरेंगे तो उस वक्त आप क्या करेंगे? आपके पास कोई जवाब नहीं होगा, आप कुर्सी छोड़ेंगे और कहेंगे मैं तो गरीब आदमी, झोला लिया, झोला लेके चला गया। जब आप झोला लेके भी चले जाएंगे तो कई लोग उस वक्त मर जाएंगे। तो लिहाजा ये बचपना, ये तमाम तर चीजें छोड़कर हुकूमतों को चाहिए कि लोगों के फायदे के लिए सोचे।